बसंत की तैयारी की जा रही है। पड़ेगी जेब पर भी भारी, पतंगों डोर के रेट्स ओपन होंगे। इंतजामिया की कार्रवाइयां सिर्फ साइज मटेरियल के इस्तेमाल तक होंगी। पतंगों डोर फरोश अपनी मर्जी के रेट्स पर सामान फरोख्त कर सकेंगे। जिले इंतजामिया का पतंगों डोर के रेट्स मुकर्रर न करने का फैसला ज़राए की जानिब से बताया गया है। पतंगों में एक तावा गुड्डा 150 से 180 रुपए तक फरोख्त होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, बताएगा तैयारियां कहां तक पहुंच गई हैं? बिल्कुल, बसंत की आमद है और अब इसमें थोड़े ही दिन रह गए हैं, लेकिन शहरियों के लिए जो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी का बाइस जो चीज़ थी वो पतंग और गुड्डों और डोर के रेट से। इस हवाले से अब ज़िला इंतज़ामिया ने ये फैसला किया है कि रेट ओपन होंगे और इसमें इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी और जो पतंग और डोर साज हैं या जो इसका कारोबार करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से इसका रेट मुकर्रर कर सकेंगे। इस हवाले से जो इब्तदाई तौर पर जो रेट अभी तक सामने आ रहा है वो एंड कंज्यूमर के लिए और शहरियों के लिए जो एक तावे का गुड्डा होगा वो 150 से 180 रुपए तक दस्तयाब होगा। इसी तरह डेढ़ तावे का जो गुड्डा होगा वो 250 से 270 रुपए तक दस्तयाब होगा और इससे बड़ा पतंग या गुड्डा बनाने की इजाज़त नहीं होगी। इस तरह डोर की अगर बात की जाए तो चरखी पर तो पाबंदी है, लेकिन पिन्ना जो होगा 1.25 पीस का वो 2200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक शहर के अंदर फ़रोख्त होगा। ताम ये इब्तदाई नर्ख हैं और अगर रूटीन के मुताबिक इसकी डिमांड रहती है तो यही रेट्स रहेंगे, लेकिन अगर कहीं डिमांड बढ़ती है, चूँकि 2 दहाइयों के बाद ये बसंत आ रही है और शहरियों में बड़ी एक्साइटमेंट है, अगर ज़्यादा डिमांड आ गई, प्रोडक्शन और सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हुई तो फिर ये जो नर्ख हैं इसमें कई गुना इजाफा भी हो सकता है। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो ये है कि जो पतंग साज या डोर साज होंगे वो ये बनाएंगे, उसके बाद इनसे जो मिडल मैन होगा ट्रेडर वो उनसे उठाएगा, वो अपना प्रॉफिट रखेगा, इसमें से चंद % उसके बाद वो सेलर को बेचेगा जो मुख्तलिफ दुकानों पे और मुख्तलिफ जो स्टॉल्स बने होंगे उन पर फ़रोख्त के लिए मुहैया किया जाएगा और उसके बाद आखिर में जो शहरी होंगे वहाँ से ख़रीद सकेंगे। इस तमाम अमल के दौरान ज़ाहिर है तमाम अपना अपना प्रॉफिट रखेंगे और इस हवाले जो नर्ख हैं वो ये होंगे। और अगर इस शहरी ज़िले इंतज़ामिया का ये कहना है कि चूँकि पहला अभी 2 दहाइयों बाद पहली दफ़ा ये मनाई जा रही है तो इस हवाले से किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी। ताहम आइंदा साल से ज़िला इंतज़ामिया जो गुड्डों के नर्ख हैं और पतंगों और डोर के नर्ख है वो मुकर्रर करने के हवाले से इस पर गौर करेगी और फिलवक्त जो कार्रवाइयाँ हैं वो रेट के हवाले से नहीं होंगी, बल्कि जो तमाम जो फोकस है इंतज़ामिया का, पुलिस का, वो ये होगा कि गैर कानूनी तौर पर पतंगबाजी ना की जाए, गैर कानूनी मटीरियल या मोहलिक जो मटीरियल है डोर में वो इस्तेमाल ना कीजिए और मखसूस और मुकर्रर करदा साइज से ज़्यादा बड़ी पतंगे और डोर ना बनाई जाए। लाहौर और अतराफ में जाए धुंध छट गई है। हद निगाह में बेहतरी पर लाहौर से मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे M2 को हद निगाह बेहतर होने पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि मोटरवे M3 को भी हद निगाह बेहतर होने पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। और तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। इस हवाले से अपडेट करेंगे वकास अहमद। जी वकास, बताइएगा। धुंध की शिद्दत कम होने और हद नज़र बेहतर होने के बाद लाहौर से मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे गुज़िश्ता रात 7:30 बजे, जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे 11:30 बजे ट्रैफिक के लिए बंद की गई थी और जिन्हें सुबह तकरीबन 10 बजे करीब दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक कल की निस्बत आज जो शिद्दत थी धुंध की मोटरवेज़ पर वो कम थी और महकमा मौसमियात की भी यही पेशन गोई है कि आने वाले चंद दिनों के दौरान जो धुंध की सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी। ताहम मोटरवे पुलिस की तरफ से शहरियों को ये अपील की जाती है कि रात के औकात में ख़ास तौर पर जब वो सफ़र के लिए निकले मोटरवे पर तो पहले मोटरवे के हेल्पलाइन से भी चेक कर लिया जाएगा धुंध की भी क्या सूरत हाल है और अगर मुमकिन हो तो रात के औकात में धुंध के दिनों में मोटरवे पर सफ़र से गुरेजिए। जी वकास अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर एयरपोर्ट के तरफ धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर है। बैरून और अंदरून मुल्क परवासों का शेड्यूल मुतासर हो गया है। 2 परवासें मनसूख और 10 से ज़ायद घंटों ताख़ीर का शिकार रही हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद से। जी सईद, बताइएगा।
جی بالکل، لاہور ایئرپورٹ کے اطراف میں جو شدید دھند کی وجہ سے رن وے کے اوپر حد نگاہ میں کمی واقع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو اندرون اور بیرون ملک جانے اور آنے والی پروازوں کا شیڈول ہے وہ شدید متاثر ہے، وہ ہو کر رہ چکا ہے۔ آج بھی موسم میں خرابی کی وجہ سے جو رن وے پر حد نگاہ کم تھی، جس کی وجہ سے 2 پروازیں منسوخ اور 10 سے زائد پروازیں ایسی ہیں جو کہ گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ منسوخ ہونے والی پروازوں میں لاہور سے کراچی جانے والی ایئر بلو کی پرواز PA 403، جبکہ کراچی سے لاہور آنے والی PAE کی ایئر بلو کی پرواز PA 404 کو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف لاہور سے جدہ جانے والی سعودی ایئر کی پرواز SV 739 جو ہے وہ 17 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے، وہ ہو چکی ہے۔ وہ 17 گھنٹے کی تاخیر کے بعد رات کو جو ہے وہ آپریٹ کی جائے گی۔ اتحاد ایئر کی ابوظہبی جانے والی پرواز EY 285 جو ہے وہ 13 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے، وہ کر دی گئی ہے، وہ بھی اب شام کو ہے وہ آپریٹ کی جائے گی۔ اس طرح ابوظہبی سے لاہور آنے والی ایئر بلو کی پرواز PA 431 جو ہے وہ 9.5 گھنٹے تاخیر سے ہے وہ آپریٹ کی جائے گی۔ جدہ سے آنے والی ایئر سیال کی پرواز PF 717 جو ہے وہ 6 گھنٹے کی تاخیر کے بعد لاہور ہے وہ لینڈ کرے گی۔ کراچی سے لاہور آنے والی پرواز PK 3 اور 2 جو ہے وہ 3 گھنٹے 15 منٹ، جدہ سے آنے والی ایئر بلو کی پرواز PA 473 جو ہے وہ 9.5 گھنٹے ہے وہ تاخیر کا شکار ہے، وہ ہو چکی ہے۔ تو ایئرپورٹ حکام کے مطابق موسم میں خرابی کی وجہ سے تمام ایئر لائنس کی طرف سے اپنا شیڈول ہے وہ ری شیڈول ہے وہ کیا گیا ہے، دوبارہ نئے سے مرتب ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے تمام مسافروں کو جو ہے بذریعہ SMS ہدایات ہے وہ جاری کر دی گئی ہے کہ وہ اب نئے اوقات کار کے مطابق لاہور ایئرپورٹ کا ہے وہ رخ کریں، اور یہ بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ مسافر جو لاہور ایئرپورٹ سے سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنی متعلقہ ایئر لائن سے ہدایات لے کر اس کے بعد ہی لاہور۔ جی سعید، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ شدید دھند کے باعث ٹرین شیڈول بری طرح متاثر ہے۔ کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے آنے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ ہیں۔ کون کون سی ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں بتائیں گے سعید، ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی سعید بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی جو ٹرینیں ہیں آج 9 سے زائد وہ گھنٹوں کا شکار ہو چکی ہیں، جن میں کراچی سے آنے والی ملت ایکسپریس جو ہے وہ 3 گھنٹے 15 منٹ، علامہ اقبال ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے 30 منٹ تاخیر کا شکار ہو چکی ہے، پاکستان ایکسپریس جو ہے وہ 4 گھنٹے 30 منٹ، گرین لائن ایکسپریس جو ہے وہ 50 منٹ، اس طرح کراکرم جو ہے وہ 40 منٹ تاخیر سے ہے وہ لاہور پہنچے گی، کراچی ایکسپریس جو ہے وہ 1 گھنٹہ 30 منٹ، پاک ڈویژن جو ہے وہ بھی 1 گھنٹہ 30 منٹ، جبکہ تیز گام جو ہے وہ 1 گھنٹہ 45 منٹ کی تاخیر سے ہے وہ لاہور پہنچے گی، عوام ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے 40 منٹ، جبکہ میاں والی ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے 50 منٹ کی تاخیر سے ہے وہ لاہور آئے گی۔ تو ریلوے انکوائری کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں دھند کی وجہ سے ٹرینیں ہیں اگر تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے لاہور تاخیر سے پہنچنے والی ٹرینیں جو ہے واپس سے کراچی کے لیے تاخیر سے ہی روانہ کی جا رہی ہے۔ جی سعید احمد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ موسم کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ سورج کی کرنوں کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنے لگی ہیں۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت برقرار ہے۔ موسم کا تفصیلی حوال بتائیں گی سمرا فاطمہ۔ جی سمرا۔ جی بالکل، شہر لاہور کے افق پر سورج کا بسیرا ہے، سورج جلوہ گر ہے، سورج کرنیں تو بکھیر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس سے سردی کی شدت برقرار ہے۔ اس وقت موجودہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری تک جائے گا اور کم سے کم 60 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 81% تک ہے اور اس وقت بھی شہر میں 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مدہ جزوی برآلود رہے گا، سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ چولی دیکھنے میں نظر آئے گی، لیکن فی الحال آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 20 سے 23 جنوری کے دوران تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ شہر لاہور میں بارش کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ بارش ہوگی تو سردی کی شدت میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آئے گا، جبکہ دھند کی شدت میں کمی آئے گی۔ اس وقت جو ہے وہ آلودگی کے اعتبار سے بات کر لیجیے تو لاہور جو ہے وہ بدستور دوسرے نمبر پر برقرار ہے اور آلودگی کی شرح 331 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں انڈیکس 700 سے بھی تجاوز کر چکا ہے اور اس وقت لاہور کی فضا جو ہے وہ غیر صحت بخش قرار دی جا رہی ہے۔ مختلف علاقوں کی اگر بات کر لی جائے تو اس وقت آلودگی کی سب سے زیادہ شرح ماڈل ٹاؤن میں ریکارڈ کی جا رہی ہے، جہاں پر انڈیکس 724 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ چمن پارک کے اطراف میں 774، جبکہ کینٹ کے اطراف میں آلودگی کی شرح 629 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اقبال ٹاؤن کے اطراف میں 431، عسکری ٹین 421،
जबकि बरकी रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 413 तक रिकॉर्ड की जा रही है। गुलबर्ग 2 के तरफ में 207 तक इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि DH फेज 5 के तरफ में 185 और बेदिया रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 178 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन शहरियों को ये कह रहे हैं कि लाहौर की फ़िज़ा आलूदा है, आलूदा ज़रात फ़िज़ा में मौजूद हैं, तो शहरी जो हैं वो एहतियात करें, बगैर मास्क के घरों से ना निकलें और इसी के साथ साथ दीगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद करें। जी समरा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और छुट्टियां खत्म हो गई हैं, स्कूल 19 जनवरी को खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। स्कूलों के नए औकात कार भी आ गए। स्कूल सुबह 8:45 पर लगेंगे, दोपहर 1:30 बजे छुट्टी होगी, जबकि जुम्मे के रोज बच्चे 12:15 बजे तक पढ़ाई करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एक माह बाद 19 जनवरी से तालीमी इदारे खुलने पर तमाम सरकारी स्कूल मुकम्मल तौर पर फाल करने का हुक्म दे दिया। स्कूल खुलने से कबल सफाई सुथराई मुकम्मल करने के साथ महफूज और बेहतरीन माहौल यकीनी बनाया जाएगा। स्कूलों में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की हाजिरी को लाजमी करार दिया गया है। स्कूल खुलने के बाद तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियों में किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। तमाम इंतजामी, तालीमी और सपोर्ट इंतजामात हर सूरत पहले ही मुकम्मल किए जाएंगे। CEOs एजुकेशन को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। अहकामात पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग और गफलत या लापरवाही बरतने पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। जुनेद रियाज, सिटी 42। उधर शहर के ओपन मार्केट में फल सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। हर दुकानदार अपना रेट लगाता है, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने ये शिकवा किया है, तो क्या रेट्स है फलों सब्जियों के, बताएंगे अबूबकर शेख। जी अबूबकर। लाहौर शहर के अंदर ओपन मार्केट में सब्जियों और फलों के रेट्स की अगर बात की जाए तो जो अव्वल दर्जे का आलू है ये तकरीबन 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। दोइम दर्जे का आलू ये 35 रुपये से लेके 45 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। प्याज कमोबेश 60 रुपये से लेके 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब, जब से टमाटर जो कि हर सब्ज़ी हर हांडी का एक लाजमी जूस समझा जाता है, इसका रेट महंगा हो चुका है। 100 रुपये से लेके 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर लहसुन और अदरक की बात की जाए तो ये 100 रुपये पाव के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह सब्जियों के रेट्स के अंदर भी उतार चढ़ाव देखने में नज़र आ रहा है। ओपन मार्केट के अंदर कोई सब्ज़ी फ़िलहाल जो इसके रेट्स कम देखने में नज़र नहीं आ रहे। सब्ज़ी कमोबेश 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से लेके ये 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो मुख्तलिफ सब्जियों के मुख्तलिफ रेट्स देखने में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर फलों की रेट्स की बात की जाए, जो ओपन मार्केट के अंदर जो अव्वल दर्जे का केला है ये 170 रुपये से लेके 200 रुपये फ़ी दर्जन, दोइम दर्जे का जो केला है ये 100 रुपये से लेके 120 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जो अव्वल दर्जे का किन्नू है ये 600 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो दोइम दर्जे का किन्नू है ये 300 रुपये से लेके 450 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद का रेट 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है। जो शहरी हैं इन्होंने शिकवा किया कि ओपन मार्केट में हर दुकानदार का अपना अपना रेट्स है। सरकारी रेट लिस्टें आवेज़ा होने के हवाले से भी शिकवा किया कि अक्सर ऐसी दुकानें। जी अबूबकर शेख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। दूध दही की सरकारी रेट लिस्ट से महंगे दामों में फरोख्त जारी है। दूध की सरकारी कीमत 180 है, मार्केट में 210 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अरबाज खान। जी अरबाज। बिल्कुल इतवार का दिन है। शहर लाहौर के जो बासी हैं उन्होंने मुख्तलिफ दूध दहियों की दुकानों का रुख कर लिया है। इस ठंडे ठंडे मौसम के अंदर गर्मा गर्म चाय पीने के लिए दूध खरीद रहे हैं, वहीं साथ ही साथ लस्सी से महजूज होने के लिए दही भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर दूध दही की बढ़ती हुई कीमतों से जो ख़रीदार हैं, जो शहरी हैं, वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। अगर आज के रोज़ हम बात करें, दूध की सरकारी कीमत तो 180 रुपये रखी गई है, जबकि दही की जो सरकारी कीमत है वो 210 रुपये है। मगर दूसरी जानिब ओपन मार्केट और जो दुकानें हैं शहर की मुख्तलिफ, उसके अंदर जो दूध है वो शहरियों को मिल रहा है 200 से 210 रुपये फ़ी किलो, जबकि दही की कीमत जो है वो 240 रुपये तक जा पहुंची है। जो खरीदार यहाँ पर खरीदने आ रहे हैं दूध दही, उनका ये कहना है कि अहम जुज़्व है, हर घर की जो है वो इस्तेमाल के अंदर होने वाली चीज़ है और इसकी बढ़ती हुई कीमतों से वो खासे परेशान हैं। प्राइस मजिस्ट्रेट से उनका यही मुतालबा है कि इसकी कीमतों को कम किया जाए। जबकि दूसरी जानिब जो दुकानदार अफराद हैं जो कि दूध दही को फ़रोख्त कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से उनसे भी तजावीज़ लेनी चाहिए। सरकारी रेट जो है वो हद से ज़्यादा कम होने की वजह से उनके लिए मयारी दूध दही की जो फराहमी है आवाम को वो भी मुशाई दे रही है। टेस्को ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। कंपनी के 100 हाई लॉसेस फीडर्स पर जदीद बरकी तारें बिछाने का फैसला किया गया है। ज्यादा नुकसानात का बायस बनने वाले फीडर्स पर अप्रैल बंडल
कंडक्टर नस्ब कर दिया जाएगा। आपको बताने के ज्यादा नुकसानात का बायस बनने वाले फीडर्स पर एरियल बंडल कंडक्टर नस्ब किया जाएगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है, जिसके तहत पुरानी बरकी लाइंस को तब्दील किया जाएगा और जदीद तकाजों से मुज़य्यन जो नया कंडक्टर है उसकी तनसीब मुकम्मल की जाएगी। इससे लेस्को को जो बिजली चोरी की मद में खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है उससे काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। जरा ने बताया है कि एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से 100 ऐसे फीडर्स पर नया कंडक्टर यानी कि एबीसी कंडक्टर लगाया जाएगा, जिससे बिजली चोरी करना तकरीबन नामुमकिन होगा। और 100 ऐसे 11 केवी फीडर्स की निशानदही की गई है जहां बिजली चोरी की शरह ज्यादा है और उसमें लाहौर शहर के भी इलाका शामिल है, जिसमें फैसल टाउन सब डिवीजन के पंजाब यूनिवर्सिटी फीडर शामिल है। इसी तरह मांगा मंडी का इलाका है, शाहपुर, न्याज बेग, शादरा, बेदिया रोड, बरकी रोड और इसके साथ बाटापुर, वाहगा और इन रावी रोड के कुछ इलाके शामिल हैं जहां पर डायरेक्ट सप्लाई से बिलखसूस बिजली चोरी की शरह ज्यादा रिकॉर्ड की गई है और यहां अब जदीद तकाजों से मुज़य्यन जो केबल है उसकी तनसीब की जाएगी। 100 ऐसे फीडर्स हैं जिन पर 1300 किलोमीटर जो नई लाइंस हैं वो बिछाई जाएंगी ताकि बिजली की बिला तअत्तुल फराहमी भी यकीनी बनाई जा सके और बिलखसूस जो बिजली चोरी कर ली जाती है उस पर भी काबू पाया जा सके। आर्मी बैंक के फंड्स कारकर्दगी से मशरूत कर दिए गए हैं। माली साल 2026 से 35 तक इस्लाहात के बगैर रकम नहीं मिलेगी। हुकूमत ने 10 साल प्लान का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। आर्मी बैंक 80 अरब डॉलर के मंसूबों पर अमल करवाएगा। बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत, तालीम और माहौलियात पर अरबों डॉलर खर्च होंगे। आलमी बैंक फंड्स अब कारकर्दगी से मशरूत होगा। माली साल 2026 से 35 तक इस्लाहात के बगैर रकम नहीं मिलेगी। हुकूमत ने आलमी बैंक से 10 साल प्लान का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। आलमी बैंक आइंदा 10 सालों में 80 अरब डॉलर के मंसूबों पर अमल दरामद कराएगा। आलमी बैंक के साथ फ्रेमवर्क की मंजूरी के बाद पंजाब मेगा मंसूबा शुरू करेगा। 20 अरब डॉलर हुकूमत और गवर्नेंस, 20 अरब डॉलर निजी शोबे के लिए मुख्तस होंगे। बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत, तालीम और माहौलियात पर अरबों डॉलर खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत को आलमी बैंक फंडिंग के लिए अपने वसाइल भी लगाना होंगे। हर मंसूबा डिजिटल मॉनिटरिंग में 2 साल बाद बिजनेस प्लान अपडेट होगा। 2035 तक जारी रहने वाला फ्रेमवर्क पंजाब में रोजगार के मौके भी पैदा करेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स धोखाधड़ी का बड़ा जरिया बनने लगे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, जाली लिंक्स के जरिए फ्रॉड के वाकयात में इजाफा हो गया है। फेक अकाउंट्स, डिजिटल माली जराइम के वाकयात में नुमाया इजाफा हुआ है। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। शेख कलीम। डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर शहरियों को सहूलियात फ्राहम कर रहा है, वहीं पर ही धोखाधड़ी का सबसे बड़ा जरिया भी बनने लगा है। ऑनलाइन फ्रॉड, जाली लिंक्स, जाली अकाउंट्स और इसके अलावा जो जाली मालियाती धोखाधड़ी है, इसके वाकयात में भी जो नुमाया इजाफा है वो होने लगा है, जिस पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसे तमाम जो ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, जो ऑनलाइन ऐप्स हैं, उसकी निशानदही करने का जो अमल है वो तेज कर दिया है। बल्कि इब्तदाई तौर पर जो ऐप सामने आई हैं, जो प्लेटफॉर्म जाली सामने आए हैं, उस बारे जो आवाम है उनको भी आगाह करने का अमल शुरू कर दिया है। जबकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है कि जो जालसाज हैं वो लाइसेंस याफ्ता ब्रोकर्स के नाम पर जाली जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसके नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। जबकि इसी के साथ साथ सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसके अलावा जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जाली, या इसके अलावा जो वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स हैं, उसके बारे में भी जो तशहीर करने का अमल है वो शुरू कर दिया है। जबकि इब्तदाई तौर पर जो मालूमात मसूल हुई हैं उसके मुताबिक SCCP की जानिब से बताया गया है कि जो जालसाज हैं वो मालियाती मसनूआत में बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ जो जालसाज ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स है उसकी तशहीर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से की जा रही है और इन तशहीर की मदद से न सिर्फ जो आवाम है उसको टारगेट बनाया जा रहा है, बल्कि ज्यादा मुनाफे का लालच देकर उनसे जो इन्वेस्टमेंट है वो भी करवाई जा रही है। जिसके पेश नजर SCCP की जानिब से आगाह किया गया है कि ऐसी तमाम एप्लीकेशन जो कि SCCP से गैर रजिस्टर्ड हैं और गैर लाइसेंस याफ्ता हैं, वहां पर किसी भी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें और अगर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है तो ऐसी एप्लीकेशंस में किया जाए जो कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं। जबकि इसके साथ से ये भी कहा गया है कि थोड़ी सी रकम का लालच देकर जो फ्रॉड किया जा रहा है ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स की मदद से या दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी मदद से,
ان کی نہ صرف جو اب باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ ہے وہ سخت کی جائے گی، بلکہ جو بھی اس کام کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائیں گی، جبکہ اس کی باقاعدہ طور پر عوام کے سامنے اس کی تشریح بھی کی جائے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہ صرف جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ لائسنس یافتہ اور جو رجسٹرڈ اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر کریں۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے؟ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول تاحال طے نہیں ہو سکا ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات پر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے راؤ دلشاد حسین۔ جی راؤ دلشاد۔ بالکل جی، پنجاب اسمبلی نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 پاس کیا اور کثرت رائے سے پنجاب حکومت اس ایکٹ کو پاس کروانے میں کامیاب ہوئی۔ اس کا اگلا مرحلہ گزٹ نوٹیفیکیشن کا تھا جو کہ جاری کیا گیا گورنر کے دستخط کے بعد، اور جو الیکشن کمیشن کو جب یہ ایکٹ جو ہے وہ جمع کروایا گیا تو اس کے ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے ڈیمارکیشن اور ڈی لیمیٹیشن کا کام مکمل کرنا تھا۔ آپ کے بتائیں کہ ایک باقاعدہ تمام اضلاع میں ڈیمارکیشن جو کمیٹی ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی، جو کہ ڈی سیز کی سربراہی میں بنائی گئی تاکہ ڈیمارکیشن کا عمل مکمل ہو۔ جتنے بھی بلدیاتی ادارے ہیں، کیونکہ بلدیاتی اداروں کی تعداد اب تقریباً 454 جو ہے وہ ہوگی 229 بلدیاتی اداروں سے بڑھ کر، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ ڈیمارکیشن کا عمل مکمل تو ہو گیا لیکن ابھی تک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکا کہ کون سا بلدیاتی ادارہ کتنی حدود دربے پر واقع ہے۔ ابھی تک یہ عمل بھی نہیں ہوا، جبکہ اس سے اگلا جو مرحلہ تھا ڈی لیمیٹیشن کا، جو یونین کونسلز کی ڈی لیمیٹیشن کرنی تھی، ابھی تک وہ شروع ہی نہیں کیا جا سکا۔ تو اس ایکٹ کے آنے کے باوجود جو ہے وہ الیکشن بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے سوالیہ نشان تاحال برقرار ہے، اور بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے ایک بے یقینی سی صورتحال اس وقت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے اب پنجاب حکومت کو باقاعدہ ایک نوٹس جاری کیا ہے، جس کے نتیجے میں 22 جنوری کو جو ہے وہ چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو طلب کیا گیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے، ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اب اس اجلاس میں جب پیشی ہوگی چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی، تو 1 ماہ کی پنجاب حکومت الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے مزید جو وقت ہے وہ مانگنے کی صدا کرے گی، اور یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے کہ 1 ماہ کا اگر وقت ملتا ہے تو اس میں ڈیمارکیشن کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ڈی لیمیٹیشن کا عمل بھی مکمل ہو سکے گا۔ لیکن اس حوالے سے چہ مگوئیاں اور مزید جو اس حوالے سے غیر مبہم صورتحال ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے پہلے دسمبر کا جو ہے وہ دسمبر میں الیکشن کرانے کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، جو ایکٹ پاس ہونے کے بعد وہ واپس لینا پڑا، اور اب جو ہے وہ الیکشن اس حوالے سے کب ہوں گے، لیکن پنجاب حکومت جو ہے وہ اپریل میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے اس کا جو رائے ہے وہ رکھتی ہے۔ لیکن ابھی جس طرح سے معاملہ سست روی کا شکار ہے، اس حوالے سے بھی کئی سوالات جو ہے کیونکہ ابھی تک جی راؤ دلشاد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہری کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ باٹا پور پولیس نے اویس، وقاص اور عدیل کو گھر سے حراست میں لیا۔ تھانے دار اہلکاروں نے تینوں افراد کو مقابلے میں پار کرنے کی دھمکیاں دیں، مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دے کر 20 لاکھ تاوان طلب کیا۔ 2.5 لاکھ رشوت وصول کر کے تینوں نوجوانوں کو چھوڑ دیا گیا۔ افسران کے نوٹس میں آنے پر تھانے دار 5 اہلکاروں سمیت معطل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہری کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ باٹا پور پولیس نے اویس، وقاص اور عدیل کو گھر سے حراست میں لیا۔ تھانے دار اہلکاروں نے تینوں افراد کو مقابلے میں پار کرنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہری کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ باٹا پور پولیس نے اویس، وقاص اور عدیل کو گھر سے حراست میں لیا۔ تھانے دار اہلکاروں نے تینوں افراد کو مقابلے میں پار کرنے کی دھمکیاں بھی دیں۔
आपको बता रहे हैं कि पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरी को अगवा करके तावान वसूल करने का एक और वाकया पेश आया है। बाटापुर पुलिस ने अवैस, वकास और अदील को घर से हिरासत में लिया। थानेदार एहलकारों ने तीनों अफराद को मुकाबले में पार करने की धमकियां भी दी। लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शन में 3 पैनल मैदान में आ गए हैं। तीनों पैनल ने डोर टू डोर मुहिम इंतखाबी शुरू कर दी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, जिमखाना इलेक्शन में जो है वो 3 पैनल इस वक्त मैदान में है। एक पैनल का नाम सलमान सदीक पैनल है, दूसरे पैनल का नाम अहमद नवाज सुखेरा पैनल है जिसका नारा है मोनोपोली ब्रेकर पैनल। तीसरा पैनल जो है वो रिफॉर्मर पैनल के नाम से आ रहा है जिसको हेडलीन कर रहे हैं, कमर खामोबी कर रहे हैं। और इस वक्त तीनों पैनल ने डोर टू डोर मुहिम शुरू कर दिया और टेलीफोन के राब्ते शुरू किए हैं, मोबाइल पर कॉलें करनी शुरू कर दी है मेंबरान को, जिमखाना क्लब को, और वोट मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 14 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और कमर खामोबी जो है उन्होंने अपने पैनल का ऐलान किया है जिसमें कमर खामोबी है नंबर 1 पर है, डॉक्टर शाहिदा आसफ है, डॉक्टर आसफ लतीफ है, खुरम कुरैशी है, डॉक्टर शाहिद रजा है, नईम हक है, शफीकुर रहमान है, सैयद आबद हुसैन है, आसम रजा है, जिंदी हुमा है, नौफल खान, नवाफल खान है और शाहद नजीर जो है। ये 12 मेंबरान जो है ये रिफॉर्मर पैनल के प्लेटफॉर्म से कमर खामोबी की कमांड में इलेक्शन लड़ रहे हैं और कमर खामोबी ने अपने पैनल का ऐलान कर दिया है।